जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासरा और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी है वो एक उस अनयूजुअल सी स्टोरी है। आपको पता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई ना कोई इशू यहाँ पे रहता है। बॉर्डर पे रहेगा, कोई स्पिनाच के चार्जेस रहेंगे, इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे पे आके मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते रहेंगे। पाकिस्तानी साइड से अगेन उन पे इल्ज़ामात लगते हैं, उनकी तरफ से हमारे ऊपर लगते हैं बहुत सारी, बल्कि ये वहाँ से थ्रेट्स आती हैं। बलूचिस्तान के हवाले से कई दफ़ा हमने इंडियन पार्लियामेंट में कहा जी हम पाकिस्तान को अगर टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जिसका साफ ज़रा पाकिस्तान में भी रिएक्शन आता है। दोनों मुल्कों की ये उसकी टिट फॉर टैट जो है, पिछले आप कह सकते हैं आज़ादी के बाद दोनों मुल्क जो है उसमें इंगेज हुए और अभी तक यहाँ चले आ रहे हैं। कोई आप कह सकते हैं दरमियान में छोटा सा कोई अरसा आता है, कुछ अरसे के लिए 2-4 साल आते हैं। स्पेशली जो मुझे नज़र आता है जनरल मुशर्रफ के दौर में कुछ हालात जो हैं बेहतर हुए थे। 2004 के बाद वो 3 साल रहे, फिर उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन है। इंडिया हमारे पे इल्ज़ामात लगाता है जी इंडिया में हम वहाँ पे मिडलिंग करते हैं। पाकिस्तान में जब यहाँ पे इश्यूज़ होते हैं तो इंडिया इन्वॉल्वमेंट के सबूत जो हैं तो वो सामने लाते हैं। लिहाजा दोनों मुल्कों के अवाम हों, मीडिया हों, पॉलिटिशियंस हों, हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हो, तो एक दूसरे पे जो है बातचीत ये होती रहती है। दरमियान में जैसे मैंने कहा आपस में बैठ के बातचीत होती है, मुज़ाकरात। अब तो मुज़ाकरात की कहानी भी ख़त्म होगी, किसी लेवल पे भी अब राब्ते नहीं है एक दूसरे के। एरियल एक हमने राब्ते ख़त्म किए कश्मीर में, जो उन्होंने उसको आके उन्होंने स्टेटस को तब्दील किया था। इसके बाद तो वो कहते हैं बिल्कुल ज़ीरो, मेरा ख्याल इतने बुरे हालात जो है 71 की वार थी या 65 की वार थी, तो उसके बाद के हालात तीसरी दफ़ा में देखने में आ रहे हैं कि दोनों मुल्कों में तकरीबन दरमियान तल्लुकात ना होने के बराबर हैं। बल्कि पिछले दिनों में हमने देखा है कि दोनों ने अपने अपने मुल्कों में सफारतकार जो थे उनको निकाला है और उनको अपना स्टाफ काम किया। वही वाले अगर इल्ज़ामात लगते हैं दोनों पे कि इंडियन कहते हैं जी हमारे वहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं वो स्पिनाज करते हैं, हम कहते हैं जी आपके लोग यहाँ पे करते हैं। सो ये सब दुनिया में मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा अगर कोई उस पर हॉस्टाइल या हार्ट बॉर्डर्स हैं डिप्लोमेटिकली तौर पर ना तल्लुकात होने के बराबर हैं, वो पाकिस्तान और यहाँ पे इंडिया हैं। बल्कि बहुत सारे लोग हमें यहाँ, मुझे याद है फ्रांस और उसके जर्मनी के सफ़ीरों ने कराची में एक सेमिनार से खिताब किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान को हमसे सीखना चाहिए। तो मेरे जैसे लोग उस पर हंस पड़े थे जनाब कि आपके यूरोपियंस की कुछ और कहानियाँ हैं, कुछ आपका डीएनए कुछ और है। इतनी आपने जंगें लड़ी, बर्बादियाँ हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, इससे पहले नेपोलियन की आप वार देखें, हज़ारों लाखों लोग मारे गए वहाँ पे, उसमें डिसलोकेट हुए। लेकिन फिर भी आखिर कहीं सैनिटी प्रिवेल की, उन्होंने बैठ के अपने मामला तय कर लिए, जो भी हुआ वो आपको पता है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं होती और कोई ना कोई इशू इंडिया में भी हम देखते हैं पाकिस्तान को लेके वहाँ पे चलते रहते हैं इशू। कोई बात होगी, वहाँ का मीडिया होगा, सियासतदान होंगे, हुकूमतें होंगी और सब पे इल्ज़ाम लगेगा। वहाँ भी कोई अगर सैनिटी की बात करे तो उसको पहला इल्ज़ाम ये लगता है कि आप पाकिस्तान के एजेंट हैं, आप ISI के एजेंट हैं, बल्कि पाकिस्तान आप चले जाएँ वहाँ पे है। अच्छा, पाकिस्तान में भी यही कुछ होता था कुछ अर्से पहले तक, फिर वो ज़्यादा नहीं होता। लेकिन यहाँ भी लोग कहते थे जो हिंदुस्तान से पीस की बात करते थे, जो डलाक की बात करते, उन्हें भी ये ताना दिया जाता था आप अगर बड़े उनसे मुतासर हैं तो आप भी वहाँ चले जाएँ। सो एक दूसरे का मुल्क जो है ना, ये उनको टांट्स मिलते रहते हैं। अब यहाँ पे एक आप कह सकते हैं नया इशू खड़ा हो गया। पाकिस्तानी सियासत कभी भी डल नहीं रहती और सियासतदान एक दूसरे पे गद्दारी के फतवे यहाँ पे स्पेशली इंडिया के हवाले से यहाँ पे लगते रहते हैं और एक दूसरे को टांट्स मिलते रहते हैं। जो भी पावर में आ जाता है तो उसके खिलाफ जो है अपोजिशन, जो अगर वो भारत के साथ कोई भी थोड़े से तल्लुकात ठीक करना चाहती है, वो डलाक करना चाहती है, वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करती है, तो उस पर इल्ज़ामात लग जाते हैं कि देख लें जी आप उन मोदी के यार हैं और आप ये खुदा न खास्ता गद्दार हैं। तो ये पाकिस्तान में ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स पहले भी हमने देखे बिकते रहे। पहले पश्तून बलोच नेशनलिस्ट जो हैं उन पे इल्ज़ामात लगते थे कि वो शायद क्योंकि पीस की बात करते थे या इंडिया के साथ उनकी एक रिलेशनशिप को डिफरेंट आंख से देखते थे, तो उन पे लगते थे कि पश्तून बलोच या किसी हद तक सिंधी भी थे। तो ये जो है ना, तो हमारे पंजाब से गद्दारी के सर्टिफिकेट उनको भी मिलते थे। स्पेशली मीडिया जो है ना वो ये आके उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था। अब हमने देखा कि वो गद्दारी के सर्टिफिकेट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी एक दूसरे पे लगाना शुरू कर दिए। पहले तो जैसे मैंने कहा नेशनलिस्टों पे लगते थे, आपका बड़ा मज़े का काम हुआ है। आज कौमी असम्बली में हमने देखा है वहाँ पे आके उन्होंने तकरीरें कि कुलभूषण यादव जो हैं वो इंडियन स्पाई जो यहाँ पे पकड़े गए थे और उन पे ट्रायल हुआ 2016 में पकड़े गए और उसके बाद लास्ट ईयर उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे ये उनको बल्कि 1-2 साल पहले जो है उनको मिलिट्री कोर्ट ने सज़ाए मौत सुनाई थी, जिस पे इंडियंस जो हैं वो आलमी कोर्ट में चले गए थे और आलमी कोर्ट ने कुछ वहाँ से पाकिस्तान को हिदायत उन्होंने दी थी, जिसमें कौंसल एक्सेस भी थी, एक रिव्यू पटिशन का भी कहा गया था आप इनको वकील दें, रिव्यू करें और इनको मिलने दें, इंडियन इनको डिप्लोमेट जो मिलने देते हैं।
अब ये लीगल कानूनी एक ओब्लिगेशन हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आर्डर्स के तहत आपको पूरी करनी है। इमरान खान साहब चाहते हैं नहीं चाहते, या हुकूमत पाकिस्तान की मर्ज़ी है या नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ये आलमी कोर्ट का फ़ैसला है, सो आपने अब्लाइज करना है, आपने ये चीज़ें फैसिलिटीज़ आपने देनी है, क्योंकि हमारी कमिटमेंट्स हैं कि हम किसी उस पर कुछ जजीरे पे नहीं रह रहे कि जहाँ पे जिसका जो जी चाहे हम मानने को तैयार हैं। पाकिस्तान में तो दो चार चीज़ें बड़ी पॉपुलर हैं, उन दिनों में कहते थे कि आप क्यों मान रहे हैं जी, आलमी कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात मानने से इनकारी हो जाए, छोड़ें जी वो कौन होते हैं। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है इंटरनेशनल जो हमने कर्ज़े देने हैं जी, इनकार कर दें कि जी हम आपको कर्ज़े नहीं देते, और इस तरह की बहुत सारे हमारे जज्बाती एलिमेंट से बातें करते रहते हैं। लेकिन आपको ये हैं चीज़ें, यू हैव टू। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने इसी आर्डर के तहत जो उसका आलमी ये कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके तहत उन्होंने जो आके उनको फैसिलिटीज़ देनी है, एक आर्डिनेंस निकाल के उनको ये अपील का हक़ दिया गया है कि आप उसमें, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत कानून ने एक पटिशन फ़ाइल किया जिसमें उन्होंने यही कहा है कि इनकी जो डेथ पेनल्टी के ख़िलाफ़ रिव्यू करना चाहते हैं, पटिशन फ़ाइल करना चाहते हैं। ये कुलभूषण जाधव साहब हैं, तो आप इजाज़त दें हुकूमत पाकिस्तान को, उनको वकील करे जो उनका केस आके प्ली करे, ताकि वो कहते हैं उसके नॉर्म्स ऑफ उसके जस्टिस जो है ना वो पूरे होने चाहिए। अब हमें नहीं पता मिलिट्री कोर्ट में उनको किसने रिप्रेजेंट किया, किसने उनके आके दिफा में बात की नहीं की। अब लिहाजा वो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट एक यहाँ फोरम होना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जहाँ पे आप खड़े होकर बात कर सकें, और वो कुलभूषण के वकील जो हैं वो जाके अपना डिफेंस देना चाहते हैं। अब उस पर तवक्को की जा रही थी इंडियन एम्बेसी जो हाई कमीशन जो है शायद ये कि अपना वकील करके देंगे इनको, ये कुलभूषण को, लेकिन वो इससे इनकारी हैं। इसमें उन्होंने कोई इंटरेस्ट उन्हें शो नहीं की। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेस पे भी अच्छी खासी कंट्रोवर्सी होगी अब। सो अब ऑप्शन क्या है कि आपने अगर मीट करनी है ओब्लिगेशन आलमी कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को खुद उनको वकील देना पड़ेगा। ये मैंने जैसे कहा इंटरनेशनल कमिटमेंट आपने करनी है। अब इस पर होना तो ये चाहिए था कि आप इसको जैसे प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ जो है आज उन्होंने अटैक किया इमरान खान साहब पर, बड़े सीरियस किस्म के उन्होंने अटैक्स किए हैं, और उस पर बोले हैं। ये आपने सुना होगा, ये बिलावल भुट्टो बोले हैं, ख्वाजा आसिफ बोले हैं, फिर एहसन इकबाल साहब हैं, ये बोले हैं। अब ये तीनों वो एलिमेंट्स हैं जो हमेशा पाक इंडिया रिलेशनशिप के हवाले से इन तीनों को अगर देखें, ये प्रो एक इनका स्टांस रहा है। अगर ये बिलावल का नहीं रहा तो जरदारी साहब का ज़रूर रहा है। जब उनकी हुकूमत पहली उनकी थी, सदर पाकिस्तान थे, तो वो इस हक़ में थे। बल्कि उन्होंने एक सेमिनार से खिताब किया था, हिंदुस्तान टाइम्स का शायद सेमिनार था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर हिंदुस्तानी के दिल में पाकिस्तानी रहते और पाकिस्तानी के दिल में हिंदुस्तानी यहाँ पे बसते हैं। तो एक बहुत बड़ा उनका स्टेटमेंट आया था। लेकिन बाद में हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब का जब उनके साथ मोदी साहब के साथ तल्लुकात बेहतर हुए, वो रेवंड भी तशरीफ़ लाए उनकी नवासी की शादी में, और अचानक लैंड किया उन्होंने वहाँ से काबुल से, तो फिर एक पाकिस्तान में बड़ा स्ट्रॉम आया। और इन्होंने कश्मीर में, मुझे याद है, नारे लगवाए थे यहाँ पे जब इलेक्शन हुआ था। उन्होंने, ये बिलावल ने खुद तो निकला, लेकिन वो ये कहते जो मोदी का यार है, तो फिर मजमा कहता था वो गद्दार है। इसलिए पीपल्स पार्टी अक्सर कहती दिखाएं जी हमने बिलावल ने कहाँ गद्दारी का कहा है, लेकिन वो नारे यही लगते थे, मजमा लगाता था। बिलावल साहब से सिर्फ इतना कहते थे जो मोदी का यार है, बाकी वो उसके बाद मजमा कहता था। मतलब ये था नवाज शरीफ साहब जो है वो गद्दार हैं, क्योंकि वो मोदी के साथ तल्लुकात ठीक करना चाहते हैं। इससे पहले नवाज शरीफ साहब क्या करते थे, बेनज़ीर भुट्टो साहब जब वज़ीर आज़म थी, तो अगेन उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वो ये कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो जो है सिक्योरिटी रिस्क हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे राजीव गांधी को ये 1989 में उन्होंने यहाँ पे उनको इन्विटेशन दी थी, तो उस वक्त से उनको सिक्योरिटी एक रिस्क उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये राजीव आ गए हैं, ये इंडिया के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं। सो जो इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब मिल के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के बेनज़ीर भुट्टो पर लगाते थे, बाद में वही इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब पर लगने शुरू हो गए, और उसको स्पेयर हेड करने में वो उनका साहबजादा बिलावल भुट्टो साहब आगे थे। चलें यहाँ पे भी हो गया। उनका साथ देने के लिए इमरान खान साहब मैदान में कूदे। वो साहब ज़रा वो ये समझते थे इनके बिज़नेस इंटरेस्ट है, इनके आना जाना है, बल्कि खबरें फैलाई गई कि इनके शुगर मिलों में तो इंडियन एजेंट है, बहुत सारी चीज़ें उसमें। लिहाजा ये समझा गया कि नवाज शरीफ साहब है, उन्होंने कुलभूषण की गिरफ्तारी पर कभी कोई बात नहीं की, इंडिया के उन्होंने कंडमनेशन नहीं की, या एस्टेब्लिशमेंट के साथ हॉस्टाइल एटीट्यूड था। सो उनको साबित कर दिया गया जनाब कि ये जो है ये नवाज शरीफ साहब जो हैं ये भारत के उसमें हैं, ये उनके साथ दोस्ती चाहते हैं, हर कीमत पर चाहते हैं, क्योंकि इनके बिज़नेस इंटरेस्ट है उनके साथ, और ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है ना उनको कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। उस वक्त सबसे बड़े नारे जो लगा रहे थे बिलावल भुट्टो और इमरान खान साहब लगा रहे थे, ये दोनों इकट्ठे थे। अब थोड़ी सी टेबल टर्न हो गई हैं। अब इमरान खान साहब उसी पोजीशन में आ गए, और मजबूरी है, जैसे आज उन्होंने शीरी मज़ारी साहब ने भी कहा पे कौमी असम्बली में कि कोई भी हुकूमत होती तो उसको ये सारी ओब्लिगेशंस करनी पड़ती। अब उन्होंने जब ये सारी कंसेशन दी हैं तो वो पड़ गए हैं। बिलावल भुट्टो साहब तो पुराना ले रहे हैं, वो कहते हैं जनाब कि अब हमें बताएं कि मोदी का यार कौन है। ये गद्दारी वाली बातें जो होती थी, अब सारी चीज़ें वही वाली बात। इमरान खान साहब की वीडियो निकालें तो बहुत सख्त उन्होंने इस पर जुमले किए हैं। अगरचे इमरान खान साहब ने अच्छी तकरीर की थी जब वज़ीर आज़म बनने के बाद बनी गाला से उन्होंने कौम को खिताब किया था, तो उन्होंने इंडिया के हवाले से बड़ी पॉजिटिव चीज़ें की थी, जिसके
बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। उन्होंने कहा था कि भारत एक कदम ये बढ़ाएगा तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। तो हमें फ़ील हुआ था शायद तल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन दरमियान में फिर वो ये तल्लुकात जो है मोदी साहब के इमरान खान साहब से ठीक ना हो सके। फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया मोदी साहब पे कि बड़े अफसर पे ये छोटे लोग बैठे हुए हैं। फिर वो कश्मीर का मसला हो गया और बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चली गई। अब हम ये तवक्को रखते थे, चलो बिलावल साहब तो पहले भी एक पोजीशन लेते थे, हालांकि बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं अगेन इस हवाले से बड़ी सॉफ्ट थी इंडिया के साथ रिलेशनशिप पे। बल्कि मुझे मज़े की बात याद आ गई, मैं AK गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ा था। उन्होंने एक वाक़या लिखा है उसमें कि उसमें अगर 89 में इनके वज़ीर ख़ारजा थे यकूब अली खान साहब थे बेनज़ीर भुट्टो साहबा के, तो वो दिल्ली आए थे। तो उन्होंने उस वक्त उनको थ्रेट किया था इंडियन को, एक मतलब सो मैनी वर्ड्स के अगर पाकिस्तान रिलेटेड आपके तल्लुकात ठीक ना रहे तो पाकिस्तान एटम बम भी इस्तेमाल कर सकता है। अब उन्होंने ये समझा था इंडियन हुकूमत ने कि शायद ये जो मैसेज आया बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत ने उन्हें भेजा, उनके वज़ीर ख़ारजा आया है। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा 2 साल बाद जब हुकूमत उनकी डिसमिस होगी, वो दिल्ली गई थी राजीव गांधी के असैसिनेशन पे, उन्होंने वहाँ पे कंडोलेंसेस करने के लिए, तो उनकी AK गुजराल और दीगर से मुलाकातें हुई। तो वहाँ पे उन्होंने ये पॉइंट उनके साथ उठाया था कि जी आपका बीबी आपका तो वज़ीर ख़ारजा में थ्रेट करके गया था कि हम न्यूक्लियर का ऑप्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कहा था कि खुदा गवाह है कि मुझे इसका पता ही नहीं है, मैं कैसे कह सकती हूँ अपने वज़ीर ख़ारजा को आप इंडिया जाएँ और वहाँ पर उनको थ्रेट करके हम एटम बम का ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो ये पता ये चला था उस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट थी, फौजी क़यादत थी, उन्होंने उनको यकूब खान साहब को मैसेज भेज कर उन्होंने भेजा जिसका बेनज़ीर भुट्टो साहब को पता नहीं था। सो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जिस तरह की सिचुएशन में रहते हैं, अब ये तवक्को की जा रही थी कि चलें इमरान खान साहब ने किया, गलत कहते रहे होंगे, नहीं कहना चाहिए था किसी इतने बड़े अपने मुल्क को, ये प्राइम मिनिस्टर को गद्दार कहें, इस तरह की चीज़ें देखें। अब आप तो ना करते ना वो चीज़ें, थोड़ा चलें सबक आप सीखते। इमरान खान साहब भी अगर उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की बोली बोल रहे थे क्योंकि उससे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट खुश हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब को ये साबित किया जाए कि मोदी के यार हैं, वो सुलह सफाई करना चाहते हैं, शायद गद्दारी हो रही है। अब आप भी तो वही कार्ड खेल रहे हैं, वही पता खेल रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ जो इमरान खान साहब आपके खिलाफ खेलते थे। सो मुझे उन पे ख्वाजा आसिफ साहब हूँ, एहसन इकबाल साहब हूँ या बिलावल हूँ कि आप सियासतदान किसी स्टेज पे तो पहुँच जाए ना, बैठ के सोच लें कि हमारे सियासी मफादात क्या हैं, हमारे ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट क्या है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है। क्या हर दौर की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासतदानों को ये मैसेज देती रहेगी कि जो हम चाहते हैं सिक्योरिटी का एक कंसेप्ट है या रीजनल एक कैसे होना चाहिए, उसमें सियासतदानों का तो कोई इनपुट नहीं है, इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये बड़े बड़े वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर्स रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन इन्होंने करना वही है, सिक्योरिटी का कंसेप्ट वही है जो इनको इस्टेब्लिशमेंट बताएगी और आपस में इन्हीं को बताती रहेगी कि तुम भी गद्दार हो, तुम भी गद्दार हो, तुम भी गद्दार हो। और वो नहीं कहेंगे, आपके ज़रिए कहलवाएंगे एक दूसरे को। इट्स ए सैड अफेयर्स ऑफ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि ये तो ना जाए कि नवाज शरीफ साहब को भी उस पर मोदी का यार कह के गद्दार कहा जाए, बेनज़ीर भुट्टो साहब को राजीव के हवाले से सिक्योरिटी रिस्क बना दिया जाए, या फिर हम ये देखें कि अगेन उस इमरान खान साहब इस वक्त कलभूषण के इशू पे वो कंसेशन जो उन्होंने देनी पड़े कि लीगल हैं, उस पर उनको गद्दार साबित कर दिया जाए। ये पाकिस्तानी सियासतदान जो है ना, ये एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं और इनको किया जाता है वफादारी दिखाने के लिए कि हम इस्टेब्लिशमेंट का कितने बड़े हम आपके इंटरेस्ट वाच कर सकते हैं और अगर हमारे पे ट्रस्ट किया जाए तो हम आपका जो है आपके जो इंटरेस्ट हैं उनको बेहतर वाच कर सकते हैं। नुकसान किसका हुआ अल्टीमेटली तमाम, पहले बलोच, सिंधी और आपके जो ये पख्तून नेशनलिस्टों को गद्दारी के सर्टिफिकेट मिलते थे, अब इल्ला माशाल्लाह पंजाब से ही उन्होंने ये बातें आना शुरू हो गई, एक दूसरे को गद्दार कहना शुरू कर दिया। मुझे तो इस पर अफसोस हो रहा है, ठीक है ये चीज़ ऑब्लिगेशन है, कम से कम PML नवाज़ को इस पर मेच्योरिटी का सबूत देना चाहिए था क्योंकि ये उसमें से गुजरे हुए हैं। इन्हें कहना चाहिए था कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं इस मसले पे, इंटरनेशनल कमिटमेंट है पूरी करें, इंडिया के साथ कहीं पे कोई आपको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है ज़रूर बात करें। लेकिन सैडली हमारे सियासतदान जो हैं वो महल्लेदारों की तरह, गाँव के मेरे जैसे लोगों की तरह या रिश्तेदारों में स्कोर सेटल करने का होता है, ताने एक दूसरे को देने होते हैं, वो ताने देने से बाहर नहीं निकल सकते और ना निकल सके। लिहाजा आज एक दूसरे को फिर वही जो मोदी का यार है गद्दार के नारे लग रहे हैं और पाकिस्तानी पार्लियामेंट में लग रहे हैं और एक दूसरे को सियासतदान जो है ना वही रिवायात जो है 72 सालों की वो जारी हैं कि जनाब के जो भी यहाँ पे पीस की बात करेगा, इंटरनेशनल कमिटमेंट की बात करेगा, रिलेशनशिप की बात करेगा, ये सियासतदान जो हैं एक दूसरे को गद्दार कहते रहेंगे, बदनाम होते रहेंगे।